भाई मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये डायग्राम हम लोग देख चुके थे, इसको समझ भी चुके थे। एक बार एक इसके थ्रू कुछ क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, इंपॉर्टेंट ये देखेंगे आप। ये वीडियो क्योंकि इसका हमको बताएगा कंस्ट्रक्शन। तो शुरुआत से अगर हम लोग देखें तो देखो ये एक नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल आपको दिख रहा है मैग्नेट का। उसके बीच में आप देखोगे तो ये रेडियल इस तरीके से जो रहती है वो मैग्नेटिक फील्ड रहती है। तो हमेशा रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका मैग्नेट का शेप ही ऐसा है, सर्कुलर है, इस वजह से। तो देखो उसके अंदर में पहले आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा रहा है। तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब हमने क्या किया, सबसे पहले कॉइल बना दी। कॉइल बनाने के लिए हमने क्या किया है, बस एक वायर है उसको ऐसे स्क्वायर शेप में लपेटते गए। जैसे से हम लपेटते गए वैसे करके हमारे पास एक कॉइल बन गई। अब इस कॉइल के दो एंड है, उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो कर सकते हैं। पहले तो इसके दोनों एंड पे हमने ना कुछ लगाया है। ये ऐसी चीज है जिसके कारण ये कॉइल को अगर आप घुमाओगे तो वापस से घूम के ये अपनी पोजीशन में आ जाएगी। हाँ, क्या लगाए हैं वो अभी हम लोग देखें। तो देखिए इसके दोनों एंड्स में हम लोगों ने कुछ लगाया है, ताकि ये जो है ना इसके अबाउट रोटेट तो कर सके, लेकिन जैसे हम इसको रोटेट करेंगे तो वापस से ये अपनी पोजीशन में आ जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लगाया है, तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं क्या, कॉइल स्प्रिंग। मॉडल की कॉइल होती है, उस शेप की यहाँ पे स्प्रिंग, यहाँ पे नीचे में स्प्रिंग, ऊपर में स्प्रिंग दिख रही होगी। तो दो स्प्रिंग यहाँ पे यूज किया है इसके लिए। देखिए इस तरीके से इसका एक एंड फिक्स होता है और दूसरा एंड कॉइल से लगा हुआ होता है। तो कॉइल घूमेगी, ये वाला एंड तो फिक्स है। तो क्या होगा, इसमें ऐसा ट्विस्ट आएगा और जैसे ही इसके ऊपर से फोर्स हटेगा, जब इस कॉइल के ऊपर से मतलब करंट फ्लो ना बंद होगा, तो वापस से वो अपनी पोजीशन में जीरो पे आ जाएगी। तो देखो इसके ऊपर इस डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। और करंट की डायरेक्शन मान लो इधर इस साइड है, ये जो कॉइल है ऐसी है, तो इसका इस तरफ है। तो देखो फोर्स इसमें किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में। इसमें फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, ये तो आप लोग फ्लेमिंग के लेफ्ट में रूल से निकाल सकते हैं। पीडीएफ में ये वीडियो नहीं चलता, इसीलिए पीपीटी में लेके आना पड़ा। वापस से उसको जैसे करवाए। अच्छा ये वो तो प्रेजेंटेशन वाला है। देखो यहाँ पे नीचे और ऊपर भाई ये स्प्रिंग हम लोगों को दिखाई दे रही। कंस्ट्रक्शन देखो पहले पूरा। फोर्स की डायरेक्शन तो हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से निकाल नहीं सकते। तो यहाँ पे ये जो ये रिफ्लेक्टिंग मैकेनिज्म है जो कि इसको वापस इसकी पोजीशन पे ले आता है। आप एक से भी काम कर सकते हो, दो लगाओगे तो और अच्छा है, चार लगाओगे और अच्छा है, मतलब बैलेंस रहेगा। हाँ तो देखिए इसमें इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, इस डायरेक्शन में करंट, उस डायरेक्शन में लगेगा फोर्स। इसमें इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड और करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। अगर इसमें अपवर्ड है तो इसमें तो डाउनवर्ड जाएगा ना। तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन। करंट अपोजिट तो फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट, वो भी दिखाएगा अभी। देखो ये एक नीडल से हम लोग नीडल को इसके ऊपर में लगा दिए। जब ये कॉइल घूमेगी तो देखो वो नीडल भी घूमेगी, और वो नीडल जब घूमेगी तो हमको इसके ऊपर रीडिंग पता चलेगी। तो देखो जैसी करंट इसमें फ्लो होना शुरू हुआ, देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और करंट की डायरेक्शन हो सकता है इसमें डाउनवर्ड। अच्छा इसमें अपवर्ड है हरे वाले में, हरा वाला देखो इसकी डायरेक्शन है। तो ये हो गई हमारी करंट की डायरेक्शन, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये करंट की डायरेक्शन ये वाली। तो इस डायरेक्शन में मतलब पीछे की तरफ फोर्स लगेगा। और इसमें ये देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इस तरफ, तो मैंने उंगली रखा इस तरफ। अब करंट की डायरेक्शन देखो ये ऊपर दिखा रहा है, तो फिंगर को मैं ऊपर कर लूंगा,
तो अंगूठा कहाँ जा रहा है मेरा, बोर्ड की तरफ जा रहा है, तो इसमें उस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। और इसमें देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो यही है, लेकिन करंट की डायरेक्शन है नीचे, तो फोर्स लगेगा इसमें इस तरफ, इस वाले साइड में अंदर फोर्स और इसमें बाहर फोर्स, तो ये इसको ऐसा रोटेट कर देगा। ये देखो इसका टॉप से, ये देखो वो पिंक वाला जो है फोर्स दिखा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, और करंट आ रहा है ऊपर, तो देखो फोर्स दिख रहा है हमको उस तरफ। तो इसने इसको देखो ऐसा कॉइल को रोटेट कर दिया, तो ये पॉइंटर से हमको पता चल जाएगा कितना करंट पास होगा, जितना करंट पास होगा ना ये उतना ज्यादा मूव हो जाएगा इस साइड। और देखो जैसे करंट पास होना बंद हुआ, इस स्प्रिंग ने क्या की, वापस से उसको जीरो पे ले आएंगे। इस स्प्रिंग का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि वो क्यों यूज हो रही है। तो ये होता है इसका मैकेनिज्म। आई थिंक हो गया यहाँ पे। तो मैं क्या कोई समस्या नहीं होगी, है ना? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हम लोग एक गैल्वेनोमीटर को अमीटर कैसे बना सकते हैं, या गैल्वेनोमीटर को हम लोग एक वोल्ट मीटर कैसे बना सकते हैं। तो देखो ये वोल्ट एमीटर की टाइप तो काम कर ही रहा था, ये करंट हमको बता रहा था, पर इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो कॉइल है ना ये बहुत कम करंट बियर कर सकती है। ये स्प्रिंग की इतनी नाजुक सी होती है कि बहुत हल्का सी डिफ्लेक्शन बता सकती है। अगर आपने बहुत बड़ा करंट पास किया तो क्या होगा, या तो कॉइल जल जाएगी, या स्प्रिंग से उतना लोड बियर नहीं करेगी, बहुत तेजी से साइड मूव कर जाएगा। तो हमको क्या करना है, इसको हायर करंट मेजर करने के लायक बनाना है। एक्चुअल में पता है इसमें ये कितना करंट फ्लो करा सकते हो आप, मिली एम्पियर। लेकिन हम लोग मिली एम्पियर इसमें करंट में कहाँ काम करते हैं, हम लोग 2 एम्पियर 4 एम्पियर 10 एम्पियर इसमें काम करते हैं। इवन जो हमारा एडाप्टर लगा रहता है जो हमारा मोबाइल को चार्ज करता है, देखना तो 2 एम्पियर 2.5 एम्पियर का होता है। कहाँ मिली एम्पियर और कहाँ तो 2 एम्पियर, मतलब कई 10,000 टाइम्स ज्यादा करंट। तो अब हम मीटर कैसे बना सकते हैं वो देखते हैं। हाँ, तो हम लोग देखो अब उसी का जुगाड़ करेंगे कि हम कैसे बना सकते हैं। तो लिखिएगा, कन्वर्टिंग अ गैल्वेनोमीटर इनटू अ मीटर, converting a galvanometer into a meter। लिखिएगा, an ammeter is a low resistance galvanometer। An ammeter is a low resistance galvanometer, full stop। It is used, it is used to measure the current in a circuit, measure the current in a circuit in amperes। गैल्वेनोमीटर क्या है, मिली एम्पियर्स में मेजर कर सकते हैं, इन एम्पियर्स। फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन, galvanometer is very sensitive device, is used to measure the current in a circuit in amperes। नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, galvanometer is a very sensitive device, comma, it gives a full scale deflection, it gives a full scale deflection for a current of the, for a current of the order of milliampere, gives, galvanometer is a very sensitive device, it gives a full scale deflection for a current of, फुल स्केल डिफ्लेक्शन मतलब जैसे आपकी गाड़ी में स्पीड लिमिट रहती है ना 0 से लेके 200, तो 200 पे पहुंच गए तो वही क्या है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, मतलब स्केल के एंड में पहुंच गया। तो इसमें तो जरा सा मिली एम्पियर करंट आएगा और ये तो पूरा का पूरा डिफ्लेक्शन दिखा देगा। करंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ऐसे लिखना, माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर, फुल स्टॉप।
हो गया, फुल स्टॉप करके लिखिएगा। ऑल्सो फॉर मेजरिंग करेंट्स, ऑल्सो फॉर मेजरिंग करेंट्स, measuring currents, comma, the galvanometer has to be connected in series. Galvanometer has to be connected in series and as it has a large resistance, and as it has a large resistance, comma, this will change the value of current in the circuit. This will change the value of current in the circuit. तो देखो भाई, हमको इस ग्रीन वाले रेजिस्टेंस दिया हुआ था किसी सर्किट में, हमको ये मेजर करना था कि इसमें से ये कितना करंट पास हो रहा है। अब जो करंट इसमें से पास होगा वो तो इसमें से भी पास होगा, और क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है उसके कारण इस करंट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। इस तरीके से करंट को मेजर नहीं करेगा क्योंकि इसका खुद का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो हमें एक ऐसी डिवाइस चाहिए जिसका खुद का रेजिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए। तो अब हम गैल्वेनोमीटर के साथ क्या करें कि इसका रेजिस्टेंस कम हो जाए। यहाँ तक तो समझ में आ गया, लिखिएगा। And it has a large resistance, comma, this will change the value of current in the circuit, full stop. To overcome these difficulties, a low resistance wire, a low resistance wire RS, बोर्ड पे लिखा हुआ है स्मॉल r सब्सक्रिप्ट में S, इसको शंट रेजिस्टेंस कहते हैं, इसलिए नीचे S लगा हुआ है। इसको हम कहते हैं शंट रेजिस्टेंस, RS लिख लेना ब्रैकेट में, शंट रेजिस्टेंस is connected in parallel with galvanometer coil, is connected in parallel with galvanometer coil so that most of the current passes through the shunt, so that most of the current passes through the shunt। इस डायग्राम को आप बना लो। अब यहाँ पे देखो, मान लो ये जो RG है ये 10 ओम है और ये जो RS है फॉर एग्जांपल ये अगर 0.1 ओम है, तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो तो 0.1 से भी कम हो जाएगा। क्योंकि हमने एक चीज पढ़ी है कि जब भी दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो इतना छोटा होता है कि छोटे वाले से भी कम होती है उसकी वैल्यू, है ना। जैसे कि मान लो ये यहाँ पे लगा हुआ है 10 ओम का और यहाँ पे लगा हुआ है कितना, 1 ओम का, तो इनका जो रेजिस्टेंस होगा इक्विवेलेंट वो होगा 10 × 1 अपॉन 10 + 1 यानी कि 10/11। देखो 1 से कम आ रहा है, तो छोटा वाला रेजिस्टेंस ना उससे भी कम हो जाता है रेजिस्टेंस। तो हमने इतना छोटा सा रेजिस्टेंस लगाएंगे तो इस पूरे का रेजिस्टेंस तो बहुत कम हो जाएगा। अब बड़े रेजिस्टेंस के कारण जो प्रॉब्लम आ रही थी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। पर एक दिक्कत है कि अगर आपने यहाँ से देखो आई करंट जाएगा तो आगे चल के क्या होगा, यहाँ ज्यादा रेजिस्टेंस है यहाँ वाली ब्रांच में, तो यहाँ पे जो करंट जाएगा ना इसको हम IG बोलेंगे, बहुत छोटा करंट जाता है क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। देखो आप यहाँ से जा रहे हो और अगर इस रोड में बहुत ज्यादा ब्रेकर है, इस रोड में कम ब्रेकर है, तो आप खुद यहाँ से जाओगे तो यहाँ से करंट बहुत कम पास होता है और यहाँ से भर भर के करंट पास होता है। लेकिन हम लोग ना शुरुआत में एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं कि जब हम यहाँ से 10 एम्पियर करंट पास कर रहे थे तब यहाँ से पता है 1 एम्पियर करंट पास हो रहा था। तो गैल्वेनोमीटर 1 दिखा रहा है पर एक्चुअल में कितना करंट है, 10।
थोड़ी देर बाद मैंने फिर एक्सपेरिमेंट किया, मैंने देखा यहाँ से जब 20 एम्पियर करंट पास होता है तब ये दिखाता है 2 एम्पियर। अब आप खरीद के इसको ले गए और अगर ये 3 एम्पियर करंट दिखा रहा है, इसका मतलब एक्चुअल करंट कितना रहा होगा? 30 एम्पियर, 30 एम्पियर, क्योंकि हमेशा 10 टाइम्स कम इसमें से करंट पास होता है। हमें इसमें से जाने वाले करंट से मतलब नहीं है, हमें इस मेन करंट से मतलब है कि इस सर्किट में ये कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, उसको कैलिब्रेट कर देते हैं कि जब वो एक उसमें से करंट जाएगा तो दिखाएगा 10, अगर उसमें से करंट जाएगा 2 तो मीटर स्केल में क्या दिखाएगा? 20। ऐसा कैसे? हमने ना पहले ही प्रैक्टिकल कर लिया कि हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया था, उसके कारण ना ये ऐसा बन गया कि जितना भी करंट बैटरी से निकलता था ना उसका 10 गुना कम इससे जाता था। तो अगर यहाँ 1 दिखा रहा है मतलब कितना करंट रहा होगा? 10। अगर यहाँ 5 दिखा रहा है मतलब यहाँ कितना रहा होगा? 50। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसकी स्केल को ऐसा बना देते हैं कि जब इसमें 5 गुजरेगा तो ये 50 को शो करे, मतलब ये वाली रीडिंग को ये शो करे। इतना क्लियर? तो लिखिएगा, इस डायग्राम को पहले बना लीजिए आप लोग। लिखिएगा, लेट लेट IGB, ये जो IG लिखा हुआ है IGB BE, let IGB the full scale deflection current, यानी ये वो करंट है जिसमें जो हमारा जो यहाँ पे पॉइंटर लगा तो एकदम एक्सट्रीम एंड पे पहुंच जाता है, उससे ज्यादा करंट तो ये मेजर नहीं कर सकता। फिर तुम्हारी गाड़ी में स्पीडोमीटर लगा है 200 तक की दिखाता है, 200 तक पहुंच गया, कि आगे क्या कुछ और हो सकता है क्या? खुद उसको खोल के देखोगे वहां पे 250 शो करेगा क्या? उसकी लिमिट ही 200 तक की, उसके आगे वो नहीं जा सकता। तो वैसे यहाँ पे जो मैक्सिमम करंट इसमें से जा सकता है वो क्या है? IG, मतलब मैक्सिमम वैल्यू लेके चली गई है ना। लिखिएगा, इसमें ये 2 चीज और बना लेना, इस पॉइंट को A नाम दे देना और इस पॉइंट को B नाम दे देना। आप लोग जानते हो AB जो है ये टर्मिनल है, यहाँ पे देखो ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच आके मिल रही है, और टर्मिनल पे हमेशा क्या होता है, वोल्टेज डिफरेंस चाहे आप इसके थ्रू देखो चाहे इसके थ्रू देखो सेम रहता है। टर्मिनल पे वोल्टेज डिफरेंस हमेशा सेम होता है, चाहे आप इस ब्रांच को कंसीडर करो चाहे इस ब्रांच को। तो लिखिएगा, एज द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम बिटवीन A and B, therefore अगर ये वाली ब्रांच को मैं देखूं, ये ऊपर वाली ब्रांच को, तो बताओ यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? पोटेंशियल ड्रॉप यानी कि किसका पोटेंशियल? वोल्टेज। वोल्टेज इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? IR। कितना करंट पास हो रहा है? रेजिस्टेंस कितना है? RG। तो इस ब्रांच के कारण पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? IG इंटू RG। भाई ये तो इसके इक्वल होना चाहिए यहाँ से जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट पे वोल्टेज चाहे इधर से देखो चाहे इधर से देखो हमेशा सेम मिलने वाला है। यहाँ से कितना करंट पास हो रहा है? I माइनस IG, और वहां का रेजिस्टेंस कितना है? RS। तो आपसे ना एग्जाम में यही पूछता है कि बताओ हम कितना ओम का यहाँ पे शंट रेजिस्टेंस लगाएं कि हमको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना मिले। आपको बस इसी RS की वैल्यू निकालनी होती है। तो यहां से हम RS की वैल्यू को निकाल लेते हैं। RS इज इक्वल्स टू IG अपॉन I माइनस IG इंटू RG। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, अभी बनाएंगे हम लोग। कई बार क्वेश्चन में पूछता है बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है हमारे अमीटर का। देखो पहले ये गैल्वेनोमीटर था, जब इसके साथ में हमने ये लगा दिया ना तो अब ये क्या बन गया है? अमीटर बन गया है, क्योंकि अब ये हाई करंट को भी मेजर कर सकता है।
क्योंकि गैल्वेनोमीटर में तो पतली सी कॉइल लगती है, मैक्सिमम करंट यहां से जा रहा है, यहां से नहीं, तो इसको वो बियर कर लेगा। तो अब ये क्या बन गया है, अमीटर। अमीटर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, ये और ये कैसे हैं, पैरेलल में। तो इस अमीटर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, आर जी आर एस अपॉन आर जी प्लस आर एस। पैरेलल में होते हैं तो ऐसे तो करते हैं, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो लिख लीजिएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर इज, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर इज दिस। अच्छा, आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता होगा, आइडियल हो 0, तभी तो वो आइडियल अमीटर। अमीटर अगर उसका खुद का रेजिस्टेंस 0 होगा तो देखो वो कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं करेगी, कोई करंट नहीं दिखाएगा, पॉसिबल नहीं, इसलिए तो आइडियल बोला। आइडियल बच्चा क्या होता है, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन बना के लाता है, फॉर्मूला शीट में फॉर्मूले लिख के लाता है, पर रियल में कोई आइडियल बच्चा होता है नहीं होता, वैसे आइडियल अमीटर भी नहीं। उसके बाद नेक्स्ट लिखिएगा, कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्टमीटर। आइडियल अमीटर जो होता है उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 0। आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए, मैक्सिमम यानी इनफाइनाइट। देखिएगा, अब वोल्टमीटर इज अ हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर अब देखो, हमको इस रेजिस्टेंस के आजू बाजू, इसके अक्रॉस हमको पोटेंशियल डिफरेंस चेक करना है। वोल्टमीटर का यही काम है, वो वोल्टेज निकालता है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालता है। तो देखो इन दोनों पॉइंट, भाई रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो आप क्या करोगे, ए और बी का ही तो निकालोगे। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो एक गैल्वेनोमीटर लगाया, इस गैल्वेनोमीटर का खुद का जो है एक रेजिस्टेंस, जैसे ही मैंने इसको यहां से कनेक्ट किया कि भैया अब मुझे ये क्या देगा, करंट की वैल्यू देगा, और आई की वैल्यू अगर इसमें दे दिया तो आई इंटू आर जी, मुझको पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस लगा है ना, आई इंटू आर जी करोगे आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो, इसका जो रेजिस्टेंस होगा अगर इससे कम हुआ तो मैक्सिमम करंट यहीं से पास होगी और हमारे वोल्ट मीटर को बर्बाद कर देगा। उसकी कॉइल तो देखिए कितनी पतली हो, तो इसको वो बर्बाद कर देगा। हम नहीं चाहते कि इसमें से ज्यादा करंट पास हो, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ में सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, और वो रेजिस्टेंस होगा कैसा, बहुत हाई ओम का, ये वाला। अब देखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अभी भी उतना ही होगा, लेकिन अब क्या हो जाएगा, इसमें रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया, तो अब इसमें से बहुत कम करंट पास, हमारा गैल्वेनोमीटर ज्यादा करंट झेल नहीं सकता था, तो हमने ऐसा यहाँ पे अरेंजमेंट किया। देखो यहाँ पे ऐसा अरेंजमेंट करने से क्या हुआ, यहाँ पे बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस हुआ, तो मैक्सिमम करंट अब यहीं से फ्लो होने वाला है। पोटेंशियल डिफरेंस लेकिन अभी भी वही है, ठीक है, लिखिएगा। A voltmeter is a high resistance galvanometer, full stop. It is used to measure the potential difference between 2 points. Between 2 points of a circuit, to measure the potential difference between 2 points of a circuit. Next line, a galvanometer can be converted into voltmeter. A galvanometer can be converted into voltmeter by connecting a high resistance in series with the galvanometer, so that
so that it draws DRAWS, so that it draws a small current, otherwise the voltage measurement will disturb, otherwise the voltage measurement will disturb the setup. ये इसमें से बहुत कम अगर इसका रेजिस्टेंस हुआ तो इसमें से मैक्सिमम करंट पास होगा तो हमारे गैल्वेनोमीटर को खराब कर देगा। इसलिए हम चाहते हैं इसमें से कम करंट पास हो, इसलिए हमने क्या किया, इसमें सीरीज में हाई रेजिस्टेंस से जोड़ दिए। अब देखो मान लो ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो बी है, यही तो हमें कैलकुलेट करना है। जो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस है वही तो इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस बी मुझे निकालना है। तो बी इज इक्वल टू, इसमें से करंट कितना पास हो रहा है, मैंने मान लिया आई जी, निकला था आई, इसमें गया आई जी और इसमें कितना होगा आई माइनस आई जी। तो देखो इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस मैं इसी से निकाल लेता हूं, तो कितना हो जाएगा आई जी मल्टीप्लाइड बाई आर जी प्लस आर, ये मैंने आर इसके साथ जोड़ के रखा हुआ। देखो आगे, अब यहां से आपको पूछता है कि बताओ हम इसके साथ में कितना बड़ा रेजिस्टेंस जोड़े कि वो इतने वोल्टेज को मेजर कर सके। बस आपको इस रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछता है, आपको आई जी दे रखा होगा, आर जी दे रखा होगा और बोलेगा इतना वोल्टेज मेजर कर सकते हमारा गैल्वेनोमीटर, तो बताओ हम सीरीज में कितना रेजिस्टेंस जोड़े। तो यहाँ से इस आर की वैल्यू हम पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यहाँ से V अपॉन आई जी लिख लिया मैंने, उसके बाद ये आर जी इधर जाएगा तो इस तरह, तो यही होगा वो रेजिस्टेंस जो हम जोड़ेंगे और हमारे गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाएंगे। तो याद रखो दो फॉर्मूले, ये वाला रेजिस्टेंस हम पैरेलल में जोड़ते हैं गैल्वेनोमीटर के और उसको अमीटर बना देते हैं, ये वाला रेजिस्टेंस हम जोड़ते हैं गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में और उसको हम वोल्ट मीटर बना देते हैं। अब इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, फॉर्मूला लिख ली, हाँ डायग्राम भी बनाते हैं। आप लोग अच्छा फॉर्मूला शीट को कंप्लीट किए, जो करेंगे इनको फायदा मिलेगा। हो गया, क्वेश्चन पे चला। पता है कुछ चीजें पूछता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ लिखने में। Why should spring wire in a moving coil galvanometer have low torsional constant? आपको याद होगा कि जो स्प्रिंग है वो कितना टॉर्क प्रोवाइड करती है, K फाई, K क्या था उसका टॉर्शनल कांस्टेंट। आप देखो कि अगर टॉर्शनल कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा ना, कॉइल को घुमाने के लिए आपको उतना ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा। और भाई हम नहीं चाहते कि हमको बहुत ज्यादा टॉर्क लगाना पड़े, हम चाहते हैं कि हल्का सा भी वहां पे करंट दे और उसमें मस्त मूवमेंट होना चाहिए। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, लो टॉर्शनल कांस्टेंट, ताकि भाई स्प्रिंग घूमे। तो नहीं तो वहां पे तुम इतने मोटे वायर की लगा दो बढ़िया स्प्रिंग, जो कि तुम भी चढ़ जाओगे तो नहीं घूमने वाला। तो हाई टॉर्शनल कांस्टेंट इसलिए नहीं लगाते कि उससे सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है। लो टॉर्शनल कांस्टेंट फैसिलिटेट्स ग्रेटर डिफ्लेक्शन। देखो जब भी डिफ्लेक्शन होगा ये कितना कम होगा। देखो मैंने सेम टॉर्क दिया, मान लो मैंने 100 का टॉर्क दिया, अगर स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू 1000 है तो पाई कितना आएगा यहाँ से 0.1। लेकिन अगर मैंने सेम टॉर्क 100 दिया और अगर इसकी वैल्यू है कितनी 10, तो पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 10 डिग्री मूव करेगा। आपको रीड करने में आसानी होगी, इसीलिए टॉर्शनल कांस्टेंट की वैल्यू कम होनी चाहिए ताकि वो अच्छे से डिफ्लेक्शन दे सके। उसके बाद बोल रहे हैं राइट टू फैक्टर्स बाय व्हिच करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर कैन बी इंक्रीज।
हमने पिछली क्लास में देखा था करंट सेंसिटिविटी के बारे में। तो यहाँ पे देखो यार भाई, टॉर्क इज इक्वल्स टू एन आई ए बी। अब देखो एन जो है ये तो फिक्स है किसी कॉइल में, उसके बाद एरिया भी फिक्स है और उसके बाद ये भी फिक्स है, करंट बस कम ज्यादा हो सकता है। अगर आप चाहते हो कि आप लो करंट को भी मेजर कर सको, आपकी सेंसिटिविटी अच्छी हो, तो गैल्वेनोमीटर बना रहे हो तो इस एन की वैल्यू को बढ़ा देना यार। जितना ज्यादा एन होगा उतना ज्यादा टॉर्क। देखो इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉइल, तो सेंसिटिविटी आपके इक्विपमेंट की अच्छी हो। शुरुआत से आपने ज्यादा टर्न्स दे रखे हैं तो भले कम करंट पास हो लेकिन टॉर्क जम के मिलेगा। दूसरी चीज क्या कर सकते हो, इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये ज्यादा रखो तो भले करंट स्मॉल होगा पर हमेशा आपको टॉर्क ज्यादा मिलेगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? हाँ एरिया भी ज्यादा कर सकते हो। उसने दो पूछा ना, मैंने दो लिखा, तीन पूछता तो मैं लिख देता एरिया भी ज्यादा कर दो। ठीक है, उसके बाद क्या है, write two factors by which voltage sensitivity of a moving coil galvanometer can be increased. Increase the intensity of magnetic field, भाई आपको टॉर्क की तो ज्यादा करना है यार। Decreasing the value of torsional constant, एक नई चीज मैंने ऐड किया। क्या चीज? किसका रेजिस्टेंस कम करोगे? मतलब कौन सी सर्किट का? गैल्वेनोमीटर इसमें लगा रहता है, इसमें बताओ कौन सा रेजिस्टेंस अभी जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़े। अगर जो सीरीज में लगा है उसको इंक्रीज करोगे, इसको अगर डिक्रीज करोगे, अगर इसको डिक्रीज करोगे तो क्या होगा, ये उधर जाएगा, बी की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे ये वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज है, मैं ये पूछ रहा हूँ वोल्टेज सेंसिटिविटी, यानी कि हल्का सा भी वोल्टेज चेंज हो तो उसको डिफ्लेक्शन दिखाना चाहिए। आपकी गाड़ी में अगर 0.1 मीटर पर सेकंड की स्पीड चेंज होती है तो दिखाता है क्या? नहीं दिखाता। तो आपकी स्पीड थोड़ी ज्यादा चेंज होती है कभी मूव करता है? 0.1 मीटर पर सेकंड तो चेंज नहीं करता वो। लेकिन मैं चाहता हूँ उसको भी ये सेंस करे। मैं वोल्टेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैक्सिमम वोल्टेज की मैं बात कर रहा हूँ, वोल्टेज सेंसिटिविटी। क्यों? डिफ्लेक्शन अच्छे से होना चाहिए। डिफ्लेक्शन अच्छे से हो उसके लिए देखो क्या है, आप अगर स्प्रिंग को एकदम लाइट रखोगे, मतलब वो कम रेजिस्टेंस दे रही, तो हल्का सा भी वोल्टेज चेंज होगा तो भाई आपका जो पॉइंटर वो मूव करेगा या नहीं। सेंसिटिविटी आप कैसे बढ़ा सकते हो भाई? सेंसिटिविटी मतलब वो ये पॉइंटर अच्छे से मूव करना चाहिए, थोड़ा सा भी वोल्टेज चेंज हो तो। अगर आपने इसको बहुत स्टिफ स्प्रिंग बना दी, भाई आप वोल्टेज चेंज करोगे तो स्प्रिंग इतनी स्टिफ है तो वो पॉइंटर को जरा सी मूव करेगी, ये ज्यादा सेंसिटिव नहीं है। तो आप क्या करो, उसको एकदम हल्की स्प्रिंग बनाओ, यानी कि लो टॉर्शनल कांस्टेंट बनाओ, तो थोड़ा सा भी वोल्टेज चेंज होगा, ये तो ज्यादा रेजिस्टेंस कर नहीं रही है जो स्प्रिंग है, जम के पॉइंटर मूव हो जाएगा। वही लिखा है हमने, डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ टॉर्शनल कांस्टेंट या इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस। आपको ना टॉर्क की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा करनी है अगर आप चाहते हो कि इसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाए। दैट्स इट। तो टॉर्क बढ़ाने के लिए आप देखो ये सारी चीजें कर सकते हो, और आपको ये भी पता है कि इसमें डिफ्लेक्शन ही तो मैक्सिमम करना है। जब टॉर्क बढ़ा के डिफ्लेक्शन मैक्सिमम करो, या तो स्प्रिंग एकदम हल्की वाली यूज करो, इससे भी डिफ्लेक्शन मैक्सिमम हो। तो ये दो तरीके हैं। हाँ, उसके लिए आर जितना बढ़ाते चले जाओगे उसका वोल्टेज, ये मैक्सिमम वोल्टेज उतना बढ़ता चला जाएगा, आप उतना ज्यादा मेजर कर पाओगे अपने गैल्वेनोमीटर से। द कॉइल in certain galvanometer have a fixed core made of non-magnetic metallic material। अंदर में आते हम सिलेंडर यूज कर रहे थे, ऐसा करने से क्या होता है कि उसके अंदर एडी करंट पैदा हो गया। एडी करंट क्या है ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखने वाले हैं, पर याद रखना कि जब भी आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को आप यूज करोगे तो क्या होगा, उसके अंदर खुद की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, जो कि हम ये जो काम कर रहे हैं ना इसमें हमको क्या करेगी, हेल्प करने वाली। हेल्प कैसे करेगी, जब हम एडी करंट पढ़ेंगे ना तो मैं वापस ये वाला पॉइंट आपको दिखाऊंगा कि देखो ये एक दूसरे को ऐसे कट कर रहे हैं, इसने भी मैग्नेटिक फील्ड बनाया, उसने भी मैग्नेटिक फील्ड बनाया सेम डायरेक्शन में, तो दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे और जब भी हमको फोर्स मिलेगा। अगर अभी क्वेश्चन आए कि हम क्यों उसके अंदर में यूज कर रहे हैं तो आप समझ जाइएगा कि हम लोग क्यों यूज करते हैं, ताकि हमको एडी करंट का फायदा मिले। ठीक है, अब इसके ऊपर हम लोग बनाते हैं कुछ क्वेश्चन
अब गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम। ये किसकी वैल्यू दी पहले बताओ। आरजी, बहुत बढ़िया। रेजिस्टेंस, अब गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस यानी कि आरजी की वैल्यू दी है 12 ओम। एंड द मीटर शोज फुल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट ऑफ 3 एम्पियर। गैल्वेनोमीटर आईजी, गैल्वेनोमीटर शो करता है फुल डिफ्लेक्शन जब उसमें से इतना करंट जाता है। तो कौन सा करंट है जो गैल्वेनोमीटर से जाता है? तो ये दिया हुआ है 3 मिली एम्पियर। हाउ विल यू कन्वर्ट दिस मीटर इनटू अ वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 0 से 18 वोल्ट? हमको मिनिमम वाला नहीं देखना है, 0 तो वो खड़े खड़े नाप देता है, 18 वोल्ट मैक्सिमम। हाँ, तो बोल रहा है 18 वोल्ट मेजर कर सके। आप इसको ऐसा कैसे बना सकते हो? तो हमको पता है कि इसके साथ हमको एक सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा। हाँ, और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी? R इज इक्वल्स टू बी अपॉन आई जी माइनस आर जी। अभी अभी इस फॉर्मूला में निकाला 6। तो देखो V दिया हुआ है हमको कितना? 18। आई जी की वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर -3 माइनस आर जी, ये कितना दिया हुआ है? 12। तो 18/3 जो है 6 इंटू 10 टू द पावर 3 माइनस 12 माइनस 6, 6000 माइनस 12। हाँ भाई, ये मिली एम्पियर लिखा है क्वेश्चन में, तो कुछ तो उसका मतलब होगा। मिली का मतलब होता है 10 टू द पावर -3, किलो का मतलब होता है 10 टू द पावर 3। तो इतने ओम का यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेगा कि कनेक्टिंग a resistance of 5988 ohm in series with galvanometer coil will result a voltmeter capable of measuring 0 to 18 वोल्ट। अगर आपने सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ दिया तो वो देखो इतना ज्यादा वोल्टेज को मेजर कर हो गया। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ क्या लिखा है। कनेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ 5988 ओम इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर कॉइल will result a voltmeter capable of measuring 0 to 18 volt। नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म करो इसको। इसमें अमीटर बनाना है। अमीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर कॉइल के साथ कैसे जोड़ते हैं किसी रेजिस्टेंस को? पैरेलल में। अभी हमने देखा था, तो वो रिजल्ट हमको याद रहना चाहिए कि पैरेलल में जोड़ते हैं। अब उसकी वैल्यू भी निकालना है। तो आप लोगों ने फॉर्मूला लिखा होगा आर एस इज इक्वल टू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू आर। चलो पहले देखते हैं क्या क्या दिया हुआ। अब गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज रेजिस्टेंस इतना, यानी कि आपको दिया हुआ है क्या? आर जी 15 ओम। एंड द मीटर शोज अ फुल डिफ्लेक्शन, यानी कि जब इसमें से ये करंट जाता है 4 इंटू 10 टू द, अब ठीक है मिली नहीं लिखा हूं, 10 टू द पावर -3 लिखा, इतना एम्पियर। हाउ विल यू कन्वर्ट द मीटर इनटू अ मीटर? तो यहां पे देखो मैं क्या लिखूं, I इज इक्वल्स टू 6 एम्पियर। मीटर का काम है करंट को मेजर करना, और आपको ऐसा मीटर बनाना है जो 0 से 6 एम्पियर मेजर कर सके। अगर वो 6 एम्पियर मेजर कर लिया तो 0 तो मेजर कर ही लेगा। तो हमको टेंशन किसका लेना है? मैक्सिमम वाले का। तो 6 एम्पियर तक के मेजर कर सके। यहाँ पे पुट कर देते हैं हम लोग। देखिए आई जी है 4 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन 6 माइनस 4 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 15। सॉल्व करो, आंसर बताओ।
5.99। कोई एनसीईआरटी रखा है क्या? आंसर देख लो। ये हो जाएगा 60/5996। इसको मैं 6000 ही मान लेता हूँ ना यार, 4 ही तो माइनस हुआ है, इसको मैं 6000 ही मान लेता हूँ। तो ये से ये कट गया, इससे ये हो जाएगा कितना नीचे 100। अगर इसका हो गया तो ये कितना हो जाएगा 0.01 ओम। आंसर 10 मिली ओम। हाँ तो इसको अगर आप इधर कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 10 मिली। देखो इसको आप लिख सकते हैं 1 × 10⁻², या 10 × 10⁻², 1 × 10⁻², या 10 × 10⁻³ 10⁻³ यानी कि मिली, तो 10 मिली एम्पियर। कितने वाहियात क्वेश्चन है, इसको भी पूछा है। चलो फटाफट शुरू हो जाओ, अपनी फॉर्मूला शीट निकालो। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक सर्कुलर कॉइल कंसिस्ट ऑफ 100 टर्न्स। तो देखो क्वेश्चन के ऊपर हम अटैक कर रहे हैं अब। तो क्वेश्चन है कॉइल का, इसके लिए टोटल टर्न्स दिए हुए 100 टर्न्स, ईच ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। तो हमारी जो कॉइल है ना उसकी रेडियस जो है वो है 8 सेंटीमीटर। मुझे सेंटीमीटर बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए मैं 8 × 10⁻² मीटर पहले मीटर में लिख दूंगा। उसके बाद दिया हुआ है कैरीज अ करंट ऑफ दिस मच, I is equals to 0.4 ampere. What is the magnitude of magnetic field at the center of coil? किसी भी कॉइल के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? μ0 N I/2a या 2 रेडियस। तो यहाँ पे देखो n जो है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर हमारा B is equals to 4 pi into 10⁻⁷ into नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए 100 into करंट दिया हुआ है 0.4 अपॉन में 2 into 8 into 10⁻⁻²। तो इसको सॉल्व करते हैं। 10⁻⁻² से 10⁻⁵ हो जाएगा, और 100 और मल्टीप्लाई हो गया तो 10⁻³ हो जाएगा। तो इसको मैं लिख देता हूं 10⁻⁻3। ये पूरा चला गया, ये पूरा चला गया। अब उसके बाद 2 से ये चला जाएगा, 2 पाई बन जाएगा, और ये 4 से ये 20 टाइम्स चला गया, तो ये 2 से ये 10 टाइम्स चला जाएगा, और ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻4, यानी कि पाई इंटू 10⁻⁻, आंसर कितना आ रहा है 12 पॉइंट नहीं आंसर के लिए हाँ पाई इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। इसको आगे सॉल्व नहीं किया बस इतना ही। अच्छा ठीक है, तो एक कॉइल के सेंटर में कितना होता है, कितना होता है, हो गया। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट ऑफ 35 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड बी एट अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। लॉन्ग वायर बोला है इसने, यानी कि इनफाइनाइट वाला केस है, जो कि 35 एम्पियर करंट कैरी कर रहा है। इससे 20 सेंटीमीटर यानी कि 0.2 मीटर दूरी पे कोई एक पॉइंट है, इसके ऊपर हमको मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना है। तो चलिए निकालिए। क्या होता है इसके लिए फॉर्मूला, B इज इक्वल्स टू μ0 I
इंटू 2 पाई ए या 2 पाई इंटू रेडियस, तो ये 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 20 सेंटीमीटर यानी 0.2 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे, 2 पाई से ये 2 टाइम्स हो गया, उसके बाद इससे ये 10 टाइम्स हो गया, ये कितना हो जाएगा 350 इंटू 10⁻⁻7। हाँ, तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है 35 इंटू 10⁻⁻6 डेसिमल, 3.5 इंटू 10⁻⁻5 होगा। हाँ, एक ही बात है। चलो, ये क्वेश्चन भी खत्म। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। A long straight wire in the horizontal plane carries a current of 50 ampere in north to south direction. Give the magnitude and direction of B at a point ईस्ट में पूछ रहा है। देखो करंट जा रहा है ऐसे नॉर्थ से साउथ, यानी कि ऐसे, इससे यहाँ पे थोड़ा दूरी पे 2.5 मीटर दूरी पे पिछले वाले का फॉर्मूला लगेगा, आंसर आ जाएगा, खत्म। A horizontal overhead power line carries a current of this much in east to west direction. What is the magnitude and direction of magnetic field due to current 1.5 meter below the wire? अब आप इमेजिन करो, मोहल्ले में आप खड़े रहते हो, ऊपर से करंट जा रहा है, कितना 90 एम्पियर करंट जा रहा है ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। आप उस वायर के जस्ट नीचे खड़े हो, कितने नीचे खड़े हो 1.5 मीटर, तो आपके ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में लग रही है। तो देखो इसमें बोला है क्या, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, तो करंट देखो मैंने बना दिया ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में, इधर होता है ईस्ट और इधर होता है वेस्ट। नीचे में कोई खड़ा है यहाँ पे, और ये जो डिस्टेंस है ये है 1.5 मीटर, तो वो तो आप लोग म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर से निकाल लोगे। डायरेक्शन बताओ क्या होगी हरिता, यहाँ पे इसके कारण जो करंट पास हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे कहाँ हो नीचे। देखो करंट ऐसे जा रहा है, ये देखो ये है वो वायर, यहाँ पे देखो ये वो वायर है, यहाँ पे नीचे खड़े हो, तो करंट ऐसे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड देखो ऐसे लगेगी ना, तो ये बाहर की तरफ लग रही है। तो देखो इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, बाहर की तरफ, लेकिन अगर इधर ईस्ट है इधर वेस्ट है, तो यहाँ पे क्या होगा साउथ। समझ में आया? आप देखो एक वायर है, ये हमारे इंडिया का मैप है समझ लो, यहाँ पे करंट जो है वो ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, आप उसके जस्ट नीचे खड़े हो, तो आपके ऊपर फोर्स इस तरफ लग रहा होगा, यानी कि किस डायरेक्शन में, साउथ। तो आंसर मेरे साउथ लिखा होगा। हाँ, तो देखो साउथ, यहाँ पे साउथ इंडिया है हमारा, तो नीचे में इस तरफ में लग रहा है फोर्स, तो बोलेंगे साउथ की तरफ फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है। अगला है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ of a wire carrying a current 8 ampere and making an angle 30 degree with the direction of uniform magnetic field at इतना। What is the magnitude of force पूछा है, force on a current carrying conductor, करंट जा रहा है और फोर्स पूछ रहा है, तो कितना होता है IBL sin थीटा। ये मैं स्केलर फॉर्म में बोल रहा हूँ, स्केलर में हम लोग कुछ भी बोल सकते, स्केलर में A क्रॉस B, A इंटू बी और B इंटू ए सेम, मैंने साइन थीटा बोला ना इसलिए। तो देखो फोर्स हमारे ऊपर लगेगा ILB साइन थीटा, करंट दिया हुआ है, पर मीटर लेंथ पूछा है, यानी कि लेंथ में कितना ले लूं 1, क्योंकि पर मीटर लेंथ पूरा है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 0.15 और एंगल दिया हुआ है sin 30। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर, हाँ कॉपी एनसीईआरटी बुक से चेक कर लेना। तो ये हमको पता चल गया, क्या क्लियर हो रहा है? एक 3 सेंटीमीटर का वायर है, कैरी कर रहा है करंट 10 एम्पियर, is placed inside a solenoid perpendicular to its axis। हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन बनाओ तो माने बना चुके। हाँ बनाओ।
सोलेनॉइड का फॉर्मूला लिखा हुआ है शीट में, म्यू नॉट एन आई। 3 centimeter wire carrying a current of 10 ampere is placed inside a solenoid perpendicular to its axis. The magnetic field inside the solenoid is given to magnetic field 0.27 दिया हुआ है. What is the magnetic force on the wire? Anyone? बना सकते हो? सर V equal to mu naught N I से निकाल लेंगे, फिर आगे भी से निकाल। आपको n निकालोगे क्यों? आपको तो डायरेक्ट b दिया हुआ है, n की जरूरत क्या पड़ेगी? IL भाई फोर्स निकालना है। अब एक बात सुनिए, फोर्स का एक ही तो फॉर्मूला पढ़े हो वायर के ऊपर, IL भी। आपको देखो b दिया हुआ है, l दिया हुआ है, I दिया हुआ है, और बोल रहा है परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर तो थीटा भी दिया हुआ है। कहां n1 निकाल रहे? देखो हर्षा, क्वेश्चन में क्या पूछा है? फोर्स ऑन अ वायर। वायर क्या होता है? करंट कैरिंग कंडक्टर। व्हीकल फॉर्मूला पढ़ा है फोर्स का, आई वेयर साइन थीटा। देखो आई दिया हुआ है, उसके बाद बी दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, और परपेंडिकुलर बोल के साइन थीटा दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लेंगे, खत्म है। अगला क्वेश्चन, two long and parallel straight wires A and B carrying currents of this in same direction and separated by a distance of इतना, estimate a force on 10 centimeter section of wire A। आंसर निकालो फटाफट। दो वायर एक दूसरे के सामने होते हैं तो उनके ऊपर फोर्स कितना लगता है? इसमें देखो पैरेलल स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन, इसमें और इसमें, ये है वायर A और ये है वायर B। एक में जा रहा है 8 एम्पियर और एक में जा रहा है 5 एम्पियर। इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो है कितनी? 4 सेंटीमीटर। तो मैं 0.04 लिखूंगा मीटर, हमेशा मीटर में दिखा करो। अब पूछ रहा है कि कितना फोर्स, तो फोर्स का तो एक ही फॉर्मूला है, क्या था? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर यानी कि इनके बीच की डिस्टेंस। हाँ वही मैं बोलने वाला हूं। ये जो फॉर्मूला है ना, ये इसके लिए पर मीटर लेंथ फॉर्मूला है, यानी 1 मीटर के ऊपर फोर्स बताता है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है? 10 सेंटीमीटर की बताओ। 1 मीटर पे इतना है तो 10 सेंटीमीटर में कितना? 0.1 से मल्टीप्लाई कर लो। 10 सेंटीमीटर है 0.1 मीटर। इसका आंसर तो बच्चे ले आते, लेकिन इसको मल्टीप्लाई नहीं लो। क्वेश्चन में बोला है 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर। तो क्या ये वाला भी हो जाएगा? वेरी इजी। अब क्लोजली बाउंड सोलेनॉइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज 5 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग्स। हाँ ये थोड़ा ठीक था क्वेश्चन। क्लोजली बाउंड सोलेनॉइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग है, हैज 5 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग्स ऑफ 400 टन ईच, यानी टोटल दिया हुआ है। द डायमीटर ऑफ द सोलेनॉइड ये भी दिया हुआ है। If the current carried is 8 ampere, estimate the magnitude of B inside the solenoid near its center. तो देखो क्या पूछा है? मैग्नेटिक फील्ड। तो सोलेनॉइड के अंदर ये कितना होता है? म्यू नॉट एन आई, जहां पे स्मॉल एन क्या होता है? एन अपॉन एल। अब देखो ये एन कितना दिया हुआ है, आपको बोल रहा है कि 80 सेंटीमीटर लॉन्ग है, नीचे लेंथ दी हुई है 0.8 मीटर, 5 लेयर ऑफ वाइंडिंग ऑफ 400 टर्न्स। तो एन की वैल्यू कितनी दी है? 400 दी है या कुछ और दी है? देखो ये है ना, इसके ऊपर पहले एक राउंड मारा, फिर 2 राउंड मारा,
फिर 3 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड। हमेशा क्या होता था, ये ऐसे करके घुमा देता था, यानी एक ही राउंड रहता था। अब इसने पूरा घुमाने के बाद दूसरा उसके ऊपर और लपेटा, तीसरा और लपेटा, चौथा और पांचवा और। समझ रहे हैं? देखो पहले उसने क्या किया, ऐसे 400 राउंड मार दिया, 400 टन, एक और लेयर चढ़ाया, फिर एक और लेयर चढ़ाया, तो नंबर ऑफ टन कितने हो जाएंगे, 5 इंटू 400। तो बस यहाँ पे उसको पुट करना है। एल सॉरी आई दिया होगा आपको कितना, 8 एम्पियर दिया हुआ है, म्यू नॉट की वैल्यू पता है, तो हमको बी पता चल जाएगा। हाँ, ये वाला क्वेश्चन हो गया, पता तो चल गया बस सॉल्यूशन। ये वाला क्वेश्चन हम लोग कल बना चुके थे, इसलिए इसको मैं छोड़ रहा हूँ। इन अ चैम्बर ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये एक कमरा है जिसमें ना यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, समझ जाओ उस वॉल से इस वॉल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। देखो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, सट सट ऐसे आ रही है मैग्नेटिक फील्ड। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी, 6.5 गॉस। अभी तक हम लोग टेस्ला देखते थे, बी की यूनिट, बी की एक और यूनिट है गॉस, और 1 गॉस इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -4 टेस्ला। तो देखो यहाँ पे हम लोग 6.5 जी के बदले क्या लिख सकते हैं, 6.5 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला। तो इसका टेंशन नहीं है हमको, हमने लिख लिया बी की वैल्यू। अब एक इलेक्ट्रॉन है, इसको शॉर्ट किया जाता है इस स्पीड के साथ। ये देखो वी दिया हुआ है, नॉर्मल टू द फील्ड, यानी कि परपेंडिकुलर टू द फील्ड। और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन परपेंडिकुलरली जाता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो कैसा हो जाता है, उसका मोशन सीधा निकलता है, गोल गोल की हेलिकल, गोल गोल। अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है और अगर ये ऐसा है तो सीधा निकल जाएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है और ये परपेंडिकुलर आया तो ये गोल गोल घूमने लगता है, और अगर किसी एंगल से आया तो हेलिकल बना देता है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नॉर्मल टू द फील्ड यानी कि परपेंडिकुलर, तो गोल गोल घूमेगा। एक्सप्लेन व्हाई द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ सर्कल। ये हम लोगों ने डेरिवेशन में कर चुके हैं, क्योंकि इसके दो कंपोनेंट होंगे, सॉरी इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, देखो ये इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, और अगर ये इसके परपेंडिकुलर आ रहा है, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है एफ बी आई, ये मैंने बना दिया बी, और ये परपेंडिकुलर आई, इसमें क्या होगा, ऊपर की डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा जो कि क्या कर देगा, इसको रोटेट कर देगा। क्योंकि ये यहाँ पे ऐसा है, जब ये थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंचेगा तो देखो अब इधर को फोर्स लगेगा, थोड़ी देर बाद इधर को पहुंच गया तो फिर इधर को फोर्स, इस सर्कल में घूमते रहेगा। तो आप आंसर लिखेंगे कि ये क्यों एक सर्कुलर पाथ में घूमेगा, क्योंकि इसके ऊपर ना जिस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है उसके परपेंडिकुलर इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। तो देखो जब इलेक्ट्रॉन यहां था तो परपेंडिकुलर फोर्स यहां लगा, और ये जाना चाहता था यहाँ बी, और फोर्स, अब इधर वेलोसिटी और फोर्स लग रहा है इधर, तो बेचारा पहुंच जाता है यहाँ। अब वेलोसिटी इधर और फोर्स इधर, हमेशा परपेंडिकुलर है। थोड़ी देर बाद वो यहाँ पहुंचा, वेलोसिटी इधर फोर्स इधर, जब इन सारे पॉइंट्स को जोड़ोगे ना तो आपको एक सर्कल, हाँ हाँ, उसके बाद आर को एमवी अपॉन क्यूबी से निकाल ही सकते हो, रेडियस ऑफ द पाथ एमवी अपॉन क्यूबी, फॉर्मूला शीट में लिखा हुआ है। आपको ये लिखना है बस, एक्सप्लेन व्हाई द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन सर्कल। तो आप लिखोगे कि व्हेन, लिख लो, व्हेन इलेक्ट्रॉन, when electron moves in a normal direction to magnetic field, it experiences a force which is perpendicular to velocity vector, which is perpendicular to
velocity vector. Therefore, it starts moving in a circular path, and radius of which is given by r is equals to mv upon qv. इलेक्ट्रॉन का मास हमको पता है, वेलोसिटी पता है, उसका चार्ज पता है, सब कुछ दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड भी दी हुई है हमको। हाँ इनसे इस क्वेश्चन में एक चीज है, अगर आप देखो एक्चुअल इलेक्ट्रॉन का ये कितना होता है 1.6 लेके बनाओगे ना तो आंसर एग्जैक्ट आता है, करके देखना आप 1.6 रखना, आंसर एग्जैक्ट आएगा 4.2 सेंटीमीटर। कई बार कर देता है, तो अगर 1.5 रख के बनाओगे ना तो आंसर 4.48 आता है, लेकिन एक्चुअल तो वैल्यू हमको पता है 1.6, उसने भले ही ये दिया लेकिन जब उसने खुद सॉल्व किया तो 1.6 लेके सॉल्व किया और आंसर पीछे 1.6 के हिसाब से। देखो भाई एक टोरॉइड है, इसकी अंदर वाली रेडियस है 25 सेंटीमीटर, तो ये हमने एक टोरॉइड बना ली जिसकी अंदर वाली रेडियस जो है ना वो 25 सेंटीमीटर है, यानी कि 0.25 मीटर, और इसकी जो बाहर वाली रेडियस है वो है 26, तो मैंने बना लिया बाहर वाली को 0.26 मीटर। ये है हमारी टोरॉइड। कामर बड़े जैसे दिखती है ये, हाँ आईसी वाले बच्चे डोनट कहते हैं, सीसी बोर्ड वाले बच्चे सामरोड़ा, सीबीएसई वाले दही करा, ठीक। तो चलो जो भी है, पोलो है, पोलो सबने खाई होगी वाइट वाली, वही है ये। अब इसमें क्या पूछ रहा है, 3 अलग अलग पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है। मैं 3 अलग अलग बच्चों से पूछूंगा, पहला पूछ रहा है यहाँ, दूसरा पूछ रहा है यहाँ, और तीसरा पूछ रहा है यहाँ। ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2, ये पॉइंट 3। हरिता बताएंगे पॉइंट 3 पे कितना आएगा। एक टोरॉइड में सिर्फ और सिर्फ अंदर वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आती है, मतलब जो इस सांबरवाड़ी या पोलो के अंदर होगा, जो पॉइंट बाहर है उसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, लेकिन यहाँ पे आएगी कितनी, μ0n आएगी। तो इसका 0 लिख देना, इसका 0 लिख देना, और बीच वाले में ये जो पॉइंट 2 है इस पे कितना आएगा, μ0n आएगा। तो देखो μ0 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 n, देखो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना दिया हुआ है 3500 डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, तो राइट के लिए नीचे 2 पाई आर आता है इनटू, अब देखो पॉइंट ये वाला है, हाँ पॉइंट ये वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला लूप लिए, इस लूप के अंदर में करंट देखो जहां से आ रहा है, तो रेडियस हमने कौन, मैंने बताया ना रेडियस अंदर वाली लो बाहर वाली लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिए 0.25 इंटू आई कितना दिया हुआ है 11 एम्पियर, इसको सॉल्व करेंगे। अभी एम्पियर सर्किटल लॉ लगाए, उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले एक लूप बनाते हैं, उस लूप के अंदर वाले करंट को हम लोग कंसीडर करते हैं। तो अंदर वाला करंट यहाँ, यहीं पे देखो वायर लगे हुए हैं, ये देखो ये सब वायर है, ये टोरॉइड में, इन सब से करंट बाहर आ रहा है, और आपने देखो लूप भी ऐसा लिया है, ये लूप के अंदर कितने इस रेडियस पे ना सारे के सारे क्या दिया रखा हमने, देखो हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट जिसके ऊपर हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड,
उस पॉइंट से क्रॉस होता हुआ एक लूप बना। देखो इस पॉइंट पे बना तो मैंने एक लूप बनाया, और फॉर्मूला क्या होता है आप याद करो, म्यू नॉट आई इनसाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। तो इनसाइड इस लूप के अंदर कौन सा करंट है, देखिए ये वाले, इसमें से भी आई है, इसमें से भी आई है, इसमें से भी आई, इसमें से भी आई, इसमें से भी आई। हाँ क्या भाई, इस लूप के अंदर तो यही आपको वायर दिख रहा है ना जिसमें से करंट बाहर निकलता है, तो इन्हीं को आप कंसीडर करोगे। इसकी रेडियस आपको दी हुई है कितनी, 25, तो ये मैंने लिख दिया। चलो ये वाला क्वेश्चन भी खत्म। एक इलेक्ट्रॉन है, देखो ये थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है, इसे देखो। Emitted by a heated cathode and accelerated through a potential difference of 2 kilovolt, enters in a region of uniform magnetic field। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वाला रीजन में इसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो क्या पूछ रहा है, डिटरमिन द ट्रेजेक्टरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ द फील्ड इज ट्रांसवर्स टू द इनिशियल वेलोसिटी। उसके बाद लिखा हुआ है मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द इनिशियल वेलोसिटी। सबसे पहले तो हमको इसकी वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, बार बार वेलोसिटी वेलोसिटी बोल रहा है, पहले वेलोसिटी तो निकाल लो। तो वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन के लिए देखो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ mv²। और हमने इसको देखो कितना दिए हुए हैं, हमने इसको एक्सेलरेट किया है इसके कारण। जितना भी वोल्टेज आप लगाते हो उसमें इलेक्ट्रॉन का आप मल्टीप्लाई कर देना उसका चार्ज, और यहाँ पे दिया हुआ है वोल्टेज, इससे इक्वेट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, इसकी वेलोसिटी मिल जाएगी। देखो 2 किलो वोल्ट से इलेक्ट्रॉन को इसने एक्सेलरेट किया है, तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को 2 किलो वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देगा। हाँ, एम की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन के लिए 1/2 ये कितना हो जाएगा, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 इंटू वेलोसिटी तो आपको निकालना है, ये होता है 1.6। देखो किलो वोल्ट है इसलिए मैंने 10 टू द पावर 3 लगा दिया, तो यहां से आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। अब देखो ट्रांसफर्स टू इट्स इनिशियल वेलोसिटी, determine the trajectory of the electron if the field is transverse to its initial velocity। अगर ट्रांसवर्स का क्या मतलब होता है, ट्रांसवर्स 90 डिग्री। तो देखो अगर बोल रहा है कि अगर जो हमारी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो ये क्या करेगा, गोल गोल घूमेगा। और अगर दिया हुआ है एक एंगल बना रही है 30 डिग्री का, क्योंकि एंगल बनाती है तो हेलिकल हो जाता है पाथ, आपके उसमें डायग्राम भी बना हुआ है, तो पाथ हमारा हेलिकल हो जाता है। तो आप लोग लिख देना हेलिकल पाथ की रेडियस निकाल देना, वहां पे सर्कुलर पाथ की रेडियस निकाल देना। अब एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल कंडक्टिंग रॉड है, लेंथ 0.45 मीटर दी हुई है, मास इतना दिया हुआ है। ये सस्पेंडेड है बाय 2 वर्टिकल वायर्स एट इट्स एंड्स। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखो कि यहाँ पे ना एक मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये बोर्ड में अंदर की तरफ जा रही है। अब यहाँ पे हमने क्या, देखो इसी कॉन्सेप्ट पे आपकी जापान में ट्रेन है, मैगलेव ट्रेन, मैग्नेटिक लेविटेशन बोलते हैं, वही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें ना हमने एक रॉड टंगा के रखी है, ये है वो रॉड, पर ये हवा में तो रहेगी। तो हमने क्या किया है, इसको 2 वायर के थ्रू ऐसा लटका के रखा हुआ है। यहाँ पे ये पतले पतले वायर हैं, इससे हमने ऐसा लटका के दोनों एंड पे ऐसा रखा हुआ है। और ये वायर जो है एकदम पतले, इनका खुद का कोई मास नहीं है, लेकिन ये वायर है तो ये करंट को तो फ्लो कर सकते हैं। तो इस रॉड में इस डायरेक्शन में मान लो करंट फ्लो हो रहा है, ये आई की वैल्यू है। अब देखो करंट किस डायरेक्शन में, ये हमको भी पता नहीं, पूछ रहा है ये what magnetic field should be set up normal to the conductor in order that the tension in the wire is 0। सोचो ये रॉड है, इसके नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा इसके खुद के मास के कारण, वो कितना होगा, फोर्स m इंटू जी। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये और करंट की डायरेक्शन है ये, तो इसके ऊपर एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है। करंट कैरिंग कंडक्टर में कितना फोर्स लगता है,
IBL sin थीटा, थीटा तो 90 डिग्री है, यानी कि IBL। तो देखो ऊपर की तरफ लग रहा है कितना, IBL। अगर ये और ये दोनों इक्वल हो गए तो इनमें कोई टेंशन ही नहीं आएगा, दोनों वायर में कोई टेंशन ही नहीं आएगा। इस पेन पे देखो, अगर मैंने दोनों साइड से सपोर्ट दिया है, जितना फोर्स नीचे है, अगर मैंने उतने ही फोर्स इसको पकड़ा हुआ है, तो जो दोनों वायर है उसको कोई टेंशन आएगा क्या? नहीं। तो इन वायर्स के अगर ये फोर्स नहीं होता तो ये mg जो है ना, हाफ mg इस पे जाता, हाफ mg इस पे जाता। लेकिन IBL ऊपर लगा हुआ है, तो ये पूछ रहा है कितना हम मैग्नेटिक फील्ड दें कि इसके ऊपर कोई टेंशन ना आए। तो बोलना ये और ये जब इक्वल हो जाएंगे तब। तो IBL इक्वल टू mg कर देना। जी की वैल्यू पता है, मास दिया हुआ है 60 ग्राम। उसके बाद आई आपको दिया हुआ होगा 5 एम्पियर, और इसकी लेंथ दी हुई है देखो 0.45 एम्पियर। तो बी की वैल्यू आ जाएगी, हाँ केजी में कन्वर्ट करना है, एम इंटू जी, किलोग्राम में होता है ये। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, IBL इज इक्वल्स टू एम इंटू जी कर देना। तो यहां से आपको बी की वैल्यू मिल जाएगी, mg/IL। क्लियर है? उसके बाद ये पूछ रहा है कि अगर तुमने डायरेक्शन करंट की रिवर्स कर दी, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट उधर जा रहा है। अगर करंट की फील्ड को आपने डायरेक्शन अपोजिट कर दी, अभी किधर था, अभी देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी थी और करंट ऐसा था। अगर मैग्नेटिक फील्ड उधर और करंट आपने इस तरफ कर दिया, तो देखो फोर्स नीचे लगेगा। तो पूछ रहा है इसके ऊपर कितना टेंशन आएगा। तो mg प्लस IBL टोटल है, आधा ये बियर करेगा, आधा ये बियर। टोटल अगर ये देखो ये फोर्स नीचे लग गया तो टोटल फोर्स कितना आ गया, mg प्लस IBL। आधा ये बियर करेगा, आधा वो बियर करेगा। उसके बाद ये एक अच्छा क्वेश्चन 4.23, इसमें क्या बोल रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन सिलिंड्रिकल रीजन ऑफ रेडियस दिस इतना। एक सिलिंड्रिकल रीजन है, उसमें इतना यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। ये देखो ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब ये बोल रहा है कि सिलिंड्रिकल रीजन रेडियस इतना 10 सेंटीमीटर, इट्स डायरेक्शन पैरेलल टू द एक्सिस, पैरेलल टू द एक्सिस ने बोला मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ईस्ट टू वेस्ट, यानी इधर से इधर की तरफ आ रही है। A wire carrying current 7 ampere in north to south direction, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। देखो नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में इसमें करंट फ्लो हो रहा है, वो भी 7 एम्पियर थ्रू दिस रीजन। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन वायर। अब देखो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पूछ रहा है कि क्या होगा। अब इसमें देखो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इधर से इधर जा रही है, लिखा हुआ है कहां से कहां तक, ईस्ट से वेस्ट। तो मैग्नेटिक फील्ड जा रही है ईस्ट से वेस्ट, करंट जा रहा है ऐसे, तो देखो फोर्स किधर लगेगा, पीछे की। क्लियर है? फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, और करंट कैरिंग कंडक्टर में कितना फोर्स लगता है, IBL sin थीटा। sin थीटा देखो परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री है। IBL L कितना लोगे भाई, मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है, 10 सेंटीमीटर के सर्कुलर पाथ में जा रही है। हाँ तो आप उसका रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो डायमीटर कितना हो जाएगा 20, हाँ 0.2। तो उतने ही वायर पे तो फोर्स आएगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, इतने ही पोर्शन पे तो आएगा मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स। तो लेंथ आप उतनी ही कंसीडर करना। अगले में क्या बोल रहा है, द वायर इज टर्न फ्रॉम नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, यानी कि इस डायरेक्शन में हो गई। अब अगर इस डायरेक्शन में हो गया तो फिर आपको फोर्स निकालना है इसके ऊपर। अब देखो ये 45 डिग्री पे हो गया है, अब इसके ऊपर कितना फोर्स आएगा, IBL sin थीटा, IBL sin थीटा, फॉर्मूला तो है हमारे पास। उसके बाद क्या पूछ रहा है, द वायर इन द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन इज लोवर्ड फ्रॉम द एक्सिस। देखो मैं इसका ना साइड व्यू बना रहा हूँ, ये सर्कुलर था जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड देखो ऐसे अंदर की तरफ जा रही है। पहले जो वायर था ना वो ऐसा था बिल्कुल बीचों बीच, अब इस वायर को क्या किया है, थोड़ा सा नीचे कर दिया है। तो देखो यहां से यहां तक के तो 10 सेंटीमीटर है रेडियस है, क्योंकि ये भी कितना होगा 10, ये भी कितना होगा 10, लेकिन बोला है एक्सिस से 6 सेंटीमीटर नीचे किया। अगर ये 10 है और ये 6 है तो आप ये निकाल सकते हो, डबल कर दोगे तो ये आ जाएगा। अब इस लेंथ के ऊपर फोर्स आएगा,
IBL sin थीटा में अब ये वाली लाइन आपको लेना है। सोचो ये वायर अगर इधर आ जाता तो कोई मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं। देखो लेंथ ऑफ वायर पे डिपेंड करेगा। तो ये लेंथ हम कैसे निकालेंगे, तो एक्सिस से 6 सेंटीमीटर नीचे, तो ये 6 सेंटीमीटर, रेडियस है 10, पाइथागोरस में आके ये निकालेंगे, जस्ट डबल कर देंगे। जैसे डबल करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो IBL sin थीटा अभी भी 90 डिग्री है, तो IBL करके हम लोग निकाल सकते हैं। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही है बट लोअर कर दिया गया सी वाला। चलो फिर अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं, पर इसमें आगे जितने क्वेश्चन हैं प्लीज आप लोग को बना के लाएं, मतलब आगे सब खत्म हो जाएंगे, ये भी सब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है, ये जूल पर टेस्ला, तो आप लोगों ने ये पढ़ा होगा NIAB। ये क्या था हमारा NIA, हाँ ये m की वैल्यू थी, वही आपको डायरेक्ट दिया होगा। तो टॉर्क इज इक्वल टू m into b हम डायरेक्ट लिख के इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो आओ, तो फॉर्मूला लिखो। हाँ होगी मेरे पास, मैं भी दूसरा लिख के लाने बोला था, घुमाने नहीं बोला था। फट गई है। चलिए